जब मैं जागा मैं खुद को एक जंगल में गिरा हुआ पाया। एक 20 इयर्स वाली अमेज़न ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक प्रिमिटिव वॉरियर वुमेन की ट्राइब में ले गई जो अभी तक आग तक डिस्कवर नहीं कर पाई है। चीफ्टन मुझे एक नजर देखती है और डिसाइड कर लेती कि मैं ब्रीडिंग स्टॉक हूँ। मेरा सिर्फ एक एडवांटेज, मैंने मिडिल स्कूल पास किया है। मेरे बट के जमीन से टकराने का तेज दर्द मुझे पूरी तरह जगा देता है। कोई एसफॉल्ट रोड नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, ना ही कार्स या लोगों की आवाज, बस बड़े बड़े हरे फर्न्स जो छतरी जितने बड़े हैं और थिक ह्यूमिड हवा जो गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों जैसी स्मेल करती है। मैं अभी समझ ही रहा होता हूँ कि मैं कहाँ हूँ कि अचानक जमीन हिलने लगती है। एक शैडो मेरे ऊपर गिरती है। मेरे सामने एक लड़की खड़ी है जो 6 फीट से भी ज्यादा लंबी है और बस 2 टुकड़े रफ एनिमल स्किन पहने हुए हैं। उसके सिर के ऊपर स्नो व्हाइट फरी ईयर्स हैं और पीछे एक लंबी टेल इधर उधर हिल रही। वो अपना सिर टिल्ट करके मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी आंखों में कोई पोलाइटनेस नहीं है, बस एक प्रेडेटर का ठंडा फोकस, जैसे चेक कर रही हो कि मैं खाने लायक हूँ या नहीं। वो कुछ बड़बड़ाती है कि मेरे पास ना फर है ना क्लॉज है और मेरी स्किन बहुत ज्यादा सफेद है। फिर बिना वार्निंग के वो मुझे जीन्स से पकड़कर एक हाथ से हवा में उठा लेती है जैसे मैं कुछ भी वजन नहीं रखता। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ह्यूमन हूँ। वो मुझे चुप रहने को कहती है वरना मेरी टंग काट देगी। वो मुझे अपने कंधे पर चावल की बोरी की तरह फेंक देती है और दौड़ना शुरू कर देती है। उसका नाम अरु है। वो बहुत तेज दौड़ती है, हर कदम कई मीटर्स कवर करता है। हर स्ट्राइड पे मेरा पेट उसके सख्त शोल्डर ब्लेड से टकराता है। रास्ते में एक ब्लैक बीटल जो वॉश बेसिन जितना बड़ा है घास से बाहर आता है। अरु बिना रुके अपने पैर से उसे किक मारती है। बीटल तुरंत चिपचिपे मलबे में फट जाता है। वो मुझे बताती है कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरा भी वही हाल होगा। वो मुझे कैंप में ले जाती है जो स्टोन वॉल से घिरा हुआ है। किनारों पर नेचुरल केव्स हैं और बीच में एक बॉन फायर पिट है। वहाँ घूमने वाला हर एक इंसान फीमेल है। सबके पास 20 ईयर्स और टेल्स हैं और सब सिंपल एनिमल स्किन्स पहने हुए हैं। कुछ एनिमल कार्केसेस प्रोसेस कर रही हैं, बाकी एक दूसरे का फर ग्रूम कर रही हैं। और वो मुझे खुले एरिया के बीच में जमीन पर गिरा देती है और कुछ ही सेकंड्स में मेरे चारों तरफ बेयर फीट की दर्जनों जोड़ियां आ जाती हैं। वो मेरे आर्म्स को पिंच करती हैं, मेरे मुंह को खोलकर मेरे टीथ चेक करती हैं। उनमें से एक कहती है कि मेरे टीथ पूरी तरह फ्लैट है और मेरे पास प्रे फाड़ने के लिए फैंग्स भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। फिर क्राउड अलग होता है। अरु की माँ चीफ्टन आगे आती है। वो यहाँ सबसे आधा सिर ज्यादा लंबी है। वो मेरा फेस देखती है, मेरे लिम्स चेक करती है, फिर उसकी नजर मेरे वेस्ट के नीचे वाले हिस्से पर पूरे 5 सेकंड टिक जाती है। उसका वर्डिक्ट सिंपल है, ये वीक और यूजलेस है लेकिन देखने में ठीक है। वो अरु को कहती है कि मुझे साफ करे और आज रात ब्रीडिंग कंप्लीट करे। अरु मुझे अपनी केव में ले जाती है और मुझे रॉ मीट का एक टुकड़ा खिलाने की कोशिश करती है जो अभी भी खून टपक रहा है। मेरा पेट उलटने लगता है। मैं उसे बताता हूँ कि मैं रॉ खाना नहीं खा सकता, मेरा शरीर बीमार हो जाएगा और मैं मर भी सकता हूँ। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं सबसे अजीब क्रीचर हूँ जो उसने कभी देखा है, लेकिन फिर भी वो केव के पीछे एक स्टोन पिट से कुछ खट्टे वाइल्ड फ्रूट्स निकाल कर देती है। मैं उन्हें गिलहरी की तरह खाता हूँ। वो बस इतना है कि मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन इससे मेरा पेट खुद को खाने से बच जाता है। उस रात अरु जो चाहती है वो कर लेती है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बाद में वो मुझे ऑक्टोपस की तरह लपेट कर सो जाती है। उसका एक भारी पैर मुझे दबाए रखता है। मैं वहाँ ठंड से कांपता हुआ पड़ा रहता हूँ। सूरज डूबने के बाद टेम्परेचर बहुत गिर गया है और कोई ब्लैंकेट्स नहीं है, बस हमारे नीचे एनिमल हाइड है। अरु का शरीर भट्टी की तरह गर्म है लेकिन मैं हर हड्डी तक कांप रहा हूँ। मैं क्रॉल करके केव के कोने में जाता हूँ और सूखी लकड़ी और मॉस इकट्ठा करता हूँ। मुझे एक सीधी हार्डवुड स्टिक और एक फ्लैट बेस मिलता है। मैं स्टिक को अपने हाथों के बीच दबाकर जितनी तेज हो सके उतनी तेज घुमाने लगता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट मेरी हथेलियां गर्म होती हैं, फिर जलती हैं, फिर छाले पड़ जाते हैं। लकड़ी गर्म होती है लेकिन कुछ भी इग्नाइट नहीं होता। एक छोटा एम्बर 1 सेकंड के लिए ग्लो करता है और फिर बुझ जाता है। मैं फेल हो गया। अरु मेरे पीछे जाग जाती है। वो पतला सा स्मोक देखती है और पैनिक कर जाती है। उसकी दुनिया में फायर वो चीज है जो स्टॉर्म के दौरान आसमान से गिरती है और पूरे जंगल को राख बना देती है। वो दीवार से लगकर कांपने लगती है। मैं धीरे से हाथ बढ़ाता हूँ और उसके फरी ईयर्स के बेस को स्क्रैच करता हूँ। उसका पूरा शरीर रुक जाता है। उसके गले से हल्की पर की आवाज निकल, वो बटर की तरह पिघल जाती है। क्राइसिस टल जाता है। अगली सुबह जब वो हंटिंग पर जाती है मैं फिर कोशिश करता हूँ। इस बार मैं ड्रिल पिट के साइड में एक छोटा नॉच कार्व करता हूँ ताकि हवा अंदर आ सके। मैं अरु के बेडिंग से गिरे हुए एनिमल फर के छोटे छोटे गुच्छे इकट्ठा करता हूँ और उन्हें एक छोटे नेस्ट की तरह शेप देता हूँ। मैं ड्रिल सेट करता हूँ और घुमाने लगता हूँ जब तक मेरे आर्म्स कूटने जैसे महसूस नहीं होते। स्मोक गहरा होने लगता है। वो डस्ट में एक डार्क रेड एम्बर ग्लो करता है। मैं उसे नेस्ट में डालता हूँ और फूंक मारता हूँ। धीरे स्टेडी फर लाल हो जाता है, क्रैकल करता है और फिर एक हल्के से पुफ के साथ ब्राइट येलो फ्लेम स्मोक से बाहर कूद जाती है। फायर, इस ट्राइब की पहली आग। मैं पतली टहनियों को ऊपर रखता हूँ और फ्लेम्स बढ़ने लगती हैं। नारंगी रोशनी पूरी अंधेरी केव को भर देती है। गर्मी मेरी स्किन से टकराती है। बाहर छोटे बीस्ट एयर्ड बच्चे जो झांक रहे थे चिल्लाने लगते हैं और हर दिशा में भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने कोई मॉन्स्टर बुला लिया है, लेकिन मैं बस केव के फर्श पर बैठा रहता हूँ। हाथों से खून निकल रहा है और बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा हूँ। इस दुनिया में जहाँ मसल्स ही सब कुछ है, मैंने अभी प्रूव कर दिया कि ब्रेन ज्यादा तेज जल सकता है। अरु बच्चों को फायर के बारे में चिल्लाते हुए सुनती है और अपनी हंट से पूरी स्पीड में वापस दौड़ती है। उसके कंधे पर अभी भी एक मरा हुआ वाइल्ड बोर लटका हुआ है। वो केव के अंदर की नारंगी रोशनी देखती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो बोर गिरा देती है, चिल्लाती है कि वो मुझे बचाने आ रही है और पूरी स्पीड में अंदर घुसती है। मैं हाथ उठाकर वेव भी नहीं कर पाता कि वो मुझे पकड़ लेती है और मेरा चेहरा सीधे अपने सीने में दबा देती है। मेरी नाक और मुंह सॉफ्ट गर्म
स्किन और एनिमल हाइड में दब जाते हैं। मैं सांस नहीं ले पाता। वो मुझे आग से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी काइंडनेस से ही मुझे मारने वाली है। मैं उसकी पीठ पर मारता हूँ जब तक वो रुक नहीं जाती। मैं उसे फायर की तरफ पॉइंट करता हूँ, जो अभी भी शांत तरीके से अपने छोटे पत्थरों की घेरे में जल रही है। वो ना हिली है ना फैली है, बस वहीं ओबीडियंट पेट की तरह फ्लिकर कर रही है। अरु उसे लंबे समय तक घूरती रहती है। उसके ईयर्स उसके सिर से चिपके हुए हैं और टेल उसके पैरों के बीच दबा हुआ है। वो मेरी बात नहीं मानती जब मैं कहता हूँ कि फायर सेफ है, इसीलिए मैं उसे दिखाने का फैसला करता हूँ। मैं डेड बोर से एक मीट का टुकड़ा उठाता हूँ, उसे एक ब्रांच पे लगाता हूँ और फ्लेम्स के ऊपर पकड़ता हूँ। फैट पिघलता है और गर्म कोल्स पर टपकता है। एक सिजलिंग आवाज हवा में भर जाती है, फिर सफेद स्मोक का बादल उठता है और फिर सबसे जबरदस्त स्मेल जो इन लोगों ने कभी महसूस की हो, रोस्टेड मीट। ये खुशबू ट्राइब की हर बीस्ट ईयर्ड लड़की को ऐसे लगती है जैसे नाक पर पंच पड़ा हो। अरु की नॉस्ट्रल्स फड़कती हैं, उसका गला हिलता है, उसकी आंखों का डर एक और ज्यादा ताकतवर चीज से हट जाता है, हंगर। मैं एक छोटा टुकड़ा तोड़कर उसे देता हूँ। वो उसे सूंघती है, मुंह खोलती है और बाइट करती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, उसकी प्यूपल्स कांपती है। वो 2 बार चबाती है, निगलती है और उसकी टेल इतनी तेज हिलने लगती है कि पीछे धूल उड़ने लगती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा टेस्ट कभी नहीं चखा। मैं दूसरा टुकड़ा देने ही वाला होता हूँ कि एक बड़ा हाथ मेरे कंधे के ऊपर से आता है और पूरा स्क्यूअर छीन लेता है। चीफ्टन मीट को सीधे अपने मुंह में ठूसती है, ब्रांच समेत, पोर्क और लकड़ी दोनों चबाते हुए। वो अपनी हर उंगली से ग्रीस चाटती है और मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने उसे जिंदगी का मतलब दे दिया हो। फिर वो बॉम्ब गिराती है। चीफ्टन अरु की तरफ मुड़ती है और कहती है कि मेरे जीन्स सिर्फ एक बेटी के लिए बहुत वैल्यूएबल है। ट्राइब के लिए ज्यादा क्लेवर कब्स पैदा करने के लिए उसने डिसाइड किया है कि वो भी मेरे साथ एक बच्चा करेगी। मेरे हाथ से स्टिक लगभग गिर जाता है, लेकिन अरु जेलस होने के बजाय ऐसे खुश हो जाती है जैसे ये उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर हो। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि बेबीज जरूर रोस्ट मीट बनाना जानेंगे। दोनों एक दूसरे को ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे उन्होंने कोई बिजनेस डील क्लोज की हो। मैं ही वो बिजनेस हूँ। मैं बाकी शाम ट्राइब का पर्सनल बारबेक्यू शेफ बनकर बिताता हूँ। मैं फायर के सामने क्रॉस लेग्ड बैठता हूँ, एक के बाद एक स्क्यूअर पलटता हूँ, जबकि दर्जनों बीस्ट ईयर्ड लड़कियां मेरे आसपास लाल टपकाते हुए खड़ी है। अरु मेरे बिल्कुल पास बैठ जाती है। उसका कंधा मेरे कंधे से लगा हुआ है और हिलने से मना कर देती है। वो सबसे अच्छे मीट के टुकड़े तोड़कर सीधे मेरे मुंह में डालती है। जब हवा बदलती है और स्मोक मेरे चेहरे पर आता है तो मैं चिमनी स्वीप जैसा दिखने लगता हूँ। अरु इतनी जोर से हंसती है कि उसका पूरा शरीर हिलने लगता है और उसकी टेल जमीन पर धड़ाम धड़ाम करती है। फिर वो पास झुकती है और अपनी जीभ निकालकर मेरे गाल से सूट चाटने की कोशिश करती है। मैं इतनी तेजी से पीछे हटता हूँ कि लगभग आग में गिर जाता हूँ। लेकिन रोस्टेड मीट सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये लड़कियां अभी भी हंट करती हैं, सीधे जानवरों पर टूट पड़ती हैं, काटते और नोचते हैं जब तक कुछ मर न जाए। हर हंट का मतलब इंजरीज होता है। इस दुनिया में जहाँ कोई मेडिसिन नहीं है, इन्फेक्शन का मतलब है डेथ। मुझे इन्हें कुछ बेहतर देना होगा। तो अगले दिन जब अरु बाहर होती है, मैं 2 सीधे हार्डवुड पोल्स ढूंढता हूँ, उन्हें एक स्टोन फ्लेक से स्मूथ करता हूँ, टिप्स शार्पन करके पॉइंट्स बनाता हूँ और उन्हें फायर के ऊपर पकड़कर वुड को हार्ड करता हूँ जब तक वो काला और चमकदार नहीं हो जाता। 2 क्रूड बदसूरत स्पीयर्स, इंसानी हिस्ट्री का सबसे पुराना वेपन। अरु वापस आती है और मुझे 2 लंबे स्टिक्स पकड़े दिखती है। वो सोचती है ये फायरवुड है। मैं उसे बताता हूँ ये वेपन्स है। वो समझ नहीं पाती। मैं कुछ मीटर्स दूर एक सड़े हुए ट्री स्टम्प की तरफ इशारा करता हूँ और उसे कहता हूँ कि जहाँ वो खड़ी है वहीं से अपने क्लॉज से वार करे। वो स्विंग करती है, उसका हाथ पूरे 2 मीटर छोटा रह जाता है। फिर मैं स्पीयर उसके हाथ में देता हूँ और कहता हूँ थ्रस्ट करो। वो अपनी पकड़ कसती है, हिप्स घुमाती है और काले टिप को सीधे स्टंप में घुसा देती है। वुड चिप्स हर तरफ उड़ते हैं। स्पीयर गहराई तक धंस जाता है। अरु जम जाती है, उस होल को घूरते हुए जो उसने डिस्टेंस से बनाया, जहाँ उसके क्लॉज कभी नहीं पहुंच सकते। मैं साफ देख सकता हूँ वो मोमेंट जब उसके दिमाग में आइडिया क्लिक करता है। वो उसे हिट कर सकती है, लेकिन वो उसे वापस हिट नहीं कर सकता। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन सेट करता हूँ, अरु स्पीयर के साथ बिग फ्लावर के खिलाफ, जो ट्राइब की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। बिग फ्लावर पूरी कॉन्फिडेंस और रॉ पावर से भरी होती है। वो अपनी गर्दन क्रैक करती है, क्लॉज फ्लेक्स करती है और चार्ज करती है। अरु वापस चार्ज नहीं करती। वो आधा कदम आगे बढ़ती है और स्पीयर को बिग फ्लावर के पेट में जैब करती है। बिग फ्लावर ग्रंट करती है और रुक जाती है। वो स्टिक पकड़ने की कोशिश करती है। अरु उसे पीछे खींच लेती है और उसके शोल्डर पर पोक करती है। बिग फ्लावर बाएं कूदती है, स्पीयर बाएं ब्लॉक करता है। वो दाएं डाइव करती है, स्पीयर वहाँ भी उसे रोक देता है। 10 राउंड तक भागते भागते और बिना एक भी हिट लगाए बार बार जैब खाते हुए बिग फ्लावर आखिर जमीन पर गिर जाती है। सांस फूल चुकी होती है और हार मानकर हाथ हिलाती है। चीफ्टन, जो पूरे समय क्राउड के पीछे से देख रही थी, आगे आती है। वो स्पीयर उठाती है, हार्डन टिप पर अपना थंब दबाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है इसका मतलब क्या है। अगर हर वॉरियर के पास ये हो तो कैजुअलिटीज लगभग 0 हो जाएंगी। वो स्पीयर को ऊपर उठाकर अनाउंस करती है कि अब मुझे ट्राइब के हर फाइटर को आर्म करना होगा। बिग फ्लावर, जो अभी भी जमीन पर बैठी है और अपना दर्द करता पेट रगड़ रही है, मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। रिस्पेक्ट। मैं पूरी ट्राइब को फॉरेस्ट में भेज देता हूँ स्पीयर के लिए वुड गैदर करने। रिजल्ट डिजास्टर निकलता है। पहली लड़की एक ऐसा लॉग घसीट कर लाती है जो उसकी थाई जितना मोटा है। ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे प्राइज जीत कर आई। मैं उस पर
पर पैर रखता हूँ और पूरा का पूरा लॉक काले डस्ट और टर्माइट्स में टूट जाता है। दूसरी लड़की एक जाइंट ग्रीन लीफ स्टॉक लेकर आती है, प्राउड कि ये लंबा और सीधा है। मैं उस पर उंगली दबाता हूँ और उसमें से जूस निकल आता है। एक लड़की थॉर्न बुश लेकर आती है, कोई और पूरा श्रब जड़ समेत उखाड़ लाता है। इन औरतों के पास गोरिल्ला जैसी ताकत है और किंडरगार्टनर्स जैसा मटेरियल नॉलेज। मैं उन्हें फॉरेस्ट के अंदर गहराई में ग्रे बार्क ट्रीज के एक ग्रोव तक ले जाता हूँ। ये वो डेंस, सीधा और टफ अरू हार्वेस्टिंग मेथड डेमोन्स्ट्रेट करती है। वो आधा कदम पीछे जाती है, अपनी लेग घुमाती है और ट्रंक को इतनी जोर से किक मारती है कि बार्क साइड से एक्सप्लोड हो जाता है। फिर वो ट्री को दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे उखाड़ देती है जैसे कोई वीड खींच रही हो। ये लॉगिंग नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है, लेकिन काम करता है। 1 घंटे के अंदर दर्जनों परफेक्ट पोल जमीन पर जमा हो जाते हैं। उस रात मैं फायर लाइट में फुल असेंबली लाइन चलाता हूँ। लड़कियां अपने क्लॉथ से बार हटाती हैं, मैं स्टोन फ्लेक्स से टिप्स शार्पन करता हूँ, फिर हर स्पीयर को बॉन फायर के ऊपर घुमाते हुए होल्ड करता हूँ जब तक सफेद वुड काला और बोन जितना हार्ड नहीं हो जाता। एक लड़की इम्पेशेंट होकर हेल्प करने की कोशिश करती है। वो बहुत जोर से पकड़ती है और उसका पोल बीच से स्नैप हो जाता है। उसके स्पॉटेड ईयर्स नीचे झुक जाते हैं और वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कोई पपी जिसने जूता चबा दिया। मैं उसका रिस्ट पकड़कर स्टोन फ्लेक का एंगल ग्रीन के साथ गाइड करता हूँ। वो तुरंत लाल हो जाती है। अरू तुरंत हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती है और डिमांड करती है कि मैं उसे सिखाऊं, जबकि उसका स्पीयर पहले से ही सबसे शार्प है। जब मैं आखिरी स्पीयर फिनिश करता हूँ, दर्जनों ब्लैक टिप स्पीयर जमीन पर नीट रोज में लगे होते हैं। बीस्ट एयर्ड लड़कियां आगे दौड़ती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। वो हवा में स्विंग करती हैं और एक्साइटेड बैटल क्राइज निकालती हैं। जो ट्राइब कल तक स्क्रैच और बाइट कर रही थी, अब एक एक्चुअल आर्मी जैसी लगती है। अगली सुबह हम ब्लैक फॉरेस्ट में मार्च करते हैं। मैं इंसिस्ट करता हूँ जाने के लिए, भले ही अरू मुझे रोकने के लिए लगभग पत्थर से बांधने वाली होती है। चीफ्टन उसे एक ही सेंटेंस में चुप करा देती है। अगर तुम एक मेल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो तुम उसके कब्ज डिजर्व करने का दावा कैसे कर सकती हो। अरू मुझे पकड़ती है, अपने साइड में बांधती है और ग्रुप के हर वॉरियर को बोलती है कि अगर मेरा एक भी बाल गिरा तो वो घर लौटकर उनकी जिंदगी खराब कर देगी। फॉरेस्ट के अंदर गहराई में हमें ट्रैक्स मिलते हैं। कीचड़ में एक गोल फुटप्रिंट इतना गहरा कि आधी ब्रांच उसमें समा जाए, एक टूटा हुआ ट्री जिसका ट्रंक बिल्कुल बीच से स्नैप हुआ है, और एक स्टीमिंग डंक का ढेर जो छोटे बोल्डर जितना बड़ा है। चीफ्टन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहती है ये आयरन स्किन बीस्ट है, एक ऐसा क्रीचर जिसकी नेचुरल आर्मर इतनी थिक है कि क्लॉज उस पर फिसल जाते हैं। ट्राइब पहले इससे लड़ी थी, लोग मरे थे, सब वापस लौटना चाहते हैं। मैं मना करता हूँ, बीस्ट अभी खाकर आया है, ये स्लो और स्लगिश, यही परफेक्ट टारगेट है हमारे नए वेपन्स के लिए। मैं स्टिक से जमीन पर बैटल प्लान ड्रॉ करता हूँ। 3 ग्रुप्स, फ्लैंकिंग पोजीशंस, जाइंट ट्रीज को कवर की तरह यूज करना। फिर मैं खुद बेट बनने के लिए वॉलंटियर करता हूँ। मैं बीस्ट को एक छोटे क्लियरिंग में सोते हुए ढूंढता हूँ। वो एक राइनोसरस जैसा दिखता है, 3 गुना बड़ा, हेड से टेल तक ग्रे आर्मर प्लेटिंग में कवर्ड। हर सांस के साथ उसकी नॉस्ट्रिल से स्टीम निकलती है। मैं एक मुट्ठी भर का पत्थर उठाता हूँ, उसके बड़े गीले नोज पर एम करता हूँ और फेंकता हूँ। पत्थर सीधे उसके स्माउट पर लगता है। बीस्ट की छोटी आंखें खुलती हैं और ब्लड रेड हो जाती हैं। वो एक गरज के साथ उठता है जिससे जमीन हिलती है और अपनी नजर मुझ पर टिकाता है। फिर वो चार्ज करता है। उसके हूफ से जमीन कांपती है। 20 मीटर्स, 10 मीटर्स, 5। अरू बुशेस के पीछे चिल्ला रही है, खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं आखिरी सेकंड तक वेट करता हूँ और साइडवेज डाइव कर जाता हूँ। बीस्ट रुक नहीं पाता। वो सीधे एक मैसिव ट्री में टकराता है, इतनी जोर से कि पत्ते बरसने लगते हैं। इम्पैक्ट से वो डिजी हो जाता है और उसके लेग्स डगमगाने लगते हैं। मैं अटैक का शाउट करता हूँ। लड़कियां रश करती हैं और उसके फ्लैंक्स पर स्टैब करती हैं, लेकिन स्पीयर टिप्स उसकी थिक हाइट से टकराकर बाउंस हो जाते हैं। आर्मर क्लोज रेंज थ्रस्ट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ऑर्डर बदलता हूँ, थ्रो करो। अरू अपने पैर जमाती है, अपना आर्म पीछे खींचती है और पूरा बॉडी वेट लगाकर स्पीयर फेंकती है। काला टिप बीस्ट के फ्रंट लेग के जॉइंट की सॉफ्ट फ्लैश में घुस जाता है। खून छिटकता है। बीस्ट चीखता है, उसका फ्रंट नी बकल हो जाता है। अब ट्राइब समझ जाती है। वो स्टैब करना छोड़कर सेफ डिस्टेंस से थ्रो करना शुरू करती हैं। हर डायरेक्शन से स्पीयर्स की बारिश होने लगती है। कुछ आर्मर से टकराकर बाउंस होते हैं, कुछ मिस हो जाते हैं, लेकिन काफी सारे सॉफ्ट स्पॉट्स पर लगते हैं। नेक के नीचे, ईयर्स के पीछे, जॉइंट्स के बीच। कुछ ही मिनटों में बीस्ट एक जॉइंट ग्रे पिन कुशन जैसा दिखने लगता है, लड़खड़ाता हुआ और दर्जनों घावों से खून बहाता हुआ। वो आखिरी डेस्परेट चार्ज करता है 2 छोटे बीस्ट ईयर्ड कप्स की तरफ जो बहुत पास आ गए। दोनों बच्चे डर से जम जाते हैं। उनके पैर हिल नहीं रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आरू और बिग फ्लावर बहुत दूर है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन चीफ्टन नहीं। वो ट्री लाइन से बाहर कदम रखती है, अपना आर्म पीछे खींचती है और कैनन जैसी ताकत से एक स्पीयर फेंकती है। काला टिप सीधे बीस्ट के घुटने के पीछे घुस जाता है। उसका पैर टूट जाता है। उसका भारी शरीर जमीन पर फिसलता है और बच्चों के पैरों से आधा मीटर पहले रुक जाता है। हम सब मिलकर उसे खत्म करते हैं, 2 मीटर की दूरी से स्टैब करते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उन्हें सिखाया था। जब सब खत्म हो जाता है, हर लड़की खुद को और अपने पास वाली को चेक करती है। ना कोई स्क्रैच, ना ब्रूज, ना उनके अपने खून की एक भी बूंद गिरी। मैं बीस्ट की चौड़ी पीठ पर बैठा हूँ जब ट्राइब उसे घर खींच कर ला रही है। दर्जनों वॉरियर्स खींचते हुए और चिल्लाते हुए। विलेज गेट पर इंतजार कर रहे एल्डर्स और बच्चे उस मैसिव कॉप्स को देखते हैं जो आधा एंट्रेंस ब्लॉक कर रहा है और पूरी तरह चुप हो जाते हैं। फिर चीफ्टन अपना मुट्ठी उठाकर दहाड़ती है, आज रात सब पेट भरकर खाएंगे। आयरन स्किन्ड बीस्ट बहुत विशाल है। ट्राइब इतना खाती है कि उनके पेट गोल और टाइट हो जाते हैं और फिर भी रॉ मीट का पहाड़ बच जाता है। उस रात सब बॉनफायर के पास एक खुशहाल ढेर में सो जाते हैं, पेट भरे हुए और गर्म। लेकिन मैं अगली सुबह जल्दी उठता हूँ और लेफ्ट ओवर्स को देखता हूँ। मक्खियों का एक घना काला बादल पहले ही मीट पाइल पर जमा हो चुका है। जमीन के पास वाले कट्स के किनारे ग्रेश व्हाइट हो गए हैं। ये सड़ने का रंग है। इस गर्मी और ह्यूमिडिटी में
पूरा मीट दोपहर तक बदबू करने लगेगा। मैं आरू को जगाता हूँ और उसे मक्खियां दिखाता हूँ। वो भौएं चढ़ाकर कहती है हम उन्हें भगा देंगे। मैं उसे बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता, एक बार मीट खराब हो गया तो उसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। वो पूरी तरह नहीं समझती। उसकी दुनिया में मीट 2 दिन तक बाहर रहता है और वो उसे मैगेट्स के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन मैं उसके लिए बना नहीं हूँ। और सबसे जरूरी, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ट्राइब को इकट्ठा करता हूँ और प्लान समझाता हूँ। हम स्मोक का इस्तेमाल करके मीट को ड्राई करेंगे। मैं उन्हें पिछली रात की राख से उठता हुआ पतला नीला धुआं दिखाता हूँ और बताता हूँ कि स्मोक मीट से पानी खींच लेता है। जब पानी खत्म हो जाता है, बग्स उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते और मीट लंबे समय तक टिकता है। बीस्ट ईयर्ड लड़कियां मुझे ब्लैंक फेसेस से देखती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही चीफ्टन लंबे समय तक स्टोर शब्द सुनती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो अपनी जांग पर हाथ मारती है और सबको कहती है कि जो मैं कहूँ वही करे। हम काम शुरू करते हैं। मैं एक ग्रुप को बोलता हूँ कि बचे हुए सारे मीट को हथेली जितनी मोटी स्ट्रिप्स में काटें। जो हिस्सा रंग बदल चुका है उसे हटा दें। दूसरा ग्रुप फॉरेस्ट में जाता है डैम्प लीफी ब्रांचेस लाने के लिए। सूखी लकड़ी तेज और गर्म जलती है, लेकिन गीली लकड़ी धीरे सुलगती है और ज्यादा धुआं बनाती है, जो हमें चाहिए। आरू और बिग फ्लावर दोनों टीम्स लीड करती हैं और हरे ब्रांचेस के ढेर घसीटते हुए वापस आती हैं। मैं एक थोड़ा ऊंचा स्पॉट चुनता हूँ और पहला स्मोकिंग रैक बनाता हूँ। बड़े पत्थरों से 2 मीटर का सर्कल बनता है। मोटे मजबूत पोल्स ऊपर रखकर ग्रिड बनाते हैं। मैं मीट स्ट्रिप्स को इवनली फैलाता हूँ, हर टुकड़े के बीच गैप छोड़कर, ताकि स्मोक हर पीस को घेर सके। फिर मैं बीच में छोटी आग जलाता हूँ और उसे गीली ब्रांचेस से ढक देता हूँ। तुरंत मोटा सफेद धुआं उठता है, गीले पत्तों की तेज खुशबू के साथ। मीट पूरी तरह उस धुएं में गायब हो जाता है। मैं फायर संभालने वाली लड़कियों से कहता हूँ, इसे इसी लेवल पर रखना, न ज्यादा बड़ा वरना मीट कुक हो जाएगा, न ज्यादा छोटा वरना स्मोक कम होगा। वो सिर हिलाती हैं और अपनी जगह लेती हैं। जल्दी ही 6 स्मोकिंग रैक्स एक साथ चल रहे होते हैं। पूरे एरिया में स्मोक की हल्की धुंध भर जाती है। हवा में मीट और वुड की खुशबू मिलकर कुछ गर्म और रिच बना देती है। जब रैक्स चल रहे होते हैं, मैं आयरन स्किन्ड बीस्ट की स्किनिंग भी सुपरवाइज करता हूँ। उसका आर्मर्ड हाइड बहुत टफ है और नीचे के फ्लैश से कसकर जुड़ा हुआ है। लड़कियों को उसे धीरे धीरे कार्व करके निकालना पड़ता है। इसमें घंटों लगते हैं। उनके हाथ खून और ग्रीस से फिसल रहे हैं। पसीना उनकी गर्दन और सीने से बह रहा है जब वो झुककर काम करती हैं। लेकिन जब पूरा हाइड एक बड़े टुकड़े में निकल आता है, अभी भी पत्थर जितना हार्ड, सब उसकी वैल्यू समझ जाते हैं। अगर इसे आर्मर की तरह पहन लिया जाए तो बोर के टस्क्स भी इसे नहीं भेद पाएंगे। शाम तक स्मोक्ड मीट का पहला बैच तैयार हो जाता है। स्ट्रिप्स सिकुड़कर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं, सूखे और सख्त। मैं लड़कियों से कहता हूँ उन्हें वाइन से बांधकर एक वेंटिलेटेड रॉक वॉल पर लटका दें। एक के बाद एक रोज में डार्क जर्की पत्थर पर लग जाता है। दूर से ही एक लाल दीवार जैसा लगता है, ट्राइब का पहला फूड रिजर्व। चीफ्टन उस दीवार के सामने काफी देर तक खड़ी रहती है बिना कुछ बोले। फिर धीरे से कहती है कि हर सर्दी में एल्डर्स और बच्चे भूख से मर जाते हैं। इसके साथ वो बदल सकता है। जब बिग फ्लावर अगले दिन रेस्ट लेने का सजेशन देती है क्योंकि उनके पास इतना खाना है, चीफ्टन तुरंत एक बोन जमीन पर मारकर उसे रोक देती है। ये मीट इमरजेंसीज के लिए है, बारिश के लिए, बर्फीले बादलों के लिए, उन हफ्तों के लिए जब हंटिंग फेल हो जाए। जो भी आलस में से खाएगा उसे खुद उससे जवाब देना होगा। मैं आयरन स्किन्ड बीस्ट के मीट के बारे में एक अजीब चीज नोटिस करता हूँ। इसे खाने के बाद मेरे शरीर में एक असली गर्मी फैलती है। सिर्फ पेट भरने वाली फीलिंग नहीं, बल्कि आर्म्स और लेग्स से होती हुई फिंगर टिप्स तक जाने वाली हीट है। मेरे मसल्स टाइट लगते हैं, मेरी ग्रिप स्ट्रांग लगती है। ये मीट खाने वाले को फिजिकली बेटर बना देता है। ट्राइब का पेट भर चुका है और रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो मैं अगले प्रोजेक्ट पर जाता हूँ। बच्चे, मैं कुछ छोटे बीस्ट ईयर्ड कब्स को रॉक्स के पीछे छिपा हुआ पाता हूँ। वो मुझे डेड ट्री पर स्पेयर फेंकते हुए देख रहे हो। मेरा एम एवरेज से भी कम है और कुछ बहादुर बच्चे मुझ पर हंस देते हैं। उनमें से एक ट्री ट्रंक की तरफ इशारा करके कहता है कि अगर कोई वाइल्ड बीस्ट भी खड़ा हो तो मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। सही बात, लेकिन जब मैं उन्हें मुट्ठी जितने पत्थर देता हूँ और कहता हूँ ट्री पर मारो, तो उनकी रॉ पावर मुझे शॉक कर देती है। एक 7 साल का रैबिट ईयर्स वाला बच्चा इतना जोर से पत्थर फेंकता है कि बार्क पर क्रैक पड़ जाता है। उनका एम खराब है, लेकिन स्ट्रेंथ पागलपन वाली है। मैं उन्हें लाइन में खड़ा करता हूँ और उनका फॉर्म ठीक करवाता हूँ। पैर अलग, एक आगे एक पीछे, सिर्फ आर्म नहीं हिप्स यूज करो। आंख टारगेट पर रखो, जमीन पर नहीं। 1 घंटे के अंदर वो डेड ट्री हर दिशा से हिट हो रहा होता है। बार के टुकड़े उड़ रहे होते हैं। आरू पास के रॉक पर बैठकर सनसेट की गोल्डन लाइट में ये सब देख रही होती है। उसका चिन उसके हाथों पर टिका है और टेल आराम से हिल रही है। वो मुझे बताती है कि मेरे आने से पहले ये बच्चे अभी भूख से रो रहे होते, आज ये हंस रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं। वो कहती है कि वो खुश है। मैं उसके पास बैठता हूँ और कहता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है। चीफ्टन हमें फॉरेस्ट के और अंदर जाने का ऑर्डर देती है। पास के हंटिंग ग्राउंड्स शांत हो गए हैं क्योंकि हमने आयरन स्किन्ड बीस्ट को मार दिया। छोटे एनिमल्स भाग गए हैं और वापस नहीं आए। अगर फ्रेश मीट चाहिए तो हमें पहले से ज्यादा अंदर जाना होगा। आरू नहीं चाहती कि मैं जाऊं। वो अपनी माँ से पूरे ग्रुप के सामने आर्ग्यू करती है। उसके ईयर्स नीचे और टेल स्टिफ। चीफ्टन उसे रोक देती है। उसे असली फॉरेस्ट देखना होगा, उसे समझना होगा वहाँ क्या रहता है, ताकि वो उनसे लड़ने के बेहतर तरीके बना सके। आरू दांत भींचती है लेकिन और आर्ग्यू नहीं करती। एक्सपेडिशन से 1 रात पहले आरू केव में देर तक जागती है। वो थिक एनिमल हाइट की 3 लेयर्स लेती है और उन्हें एक के ऊपर एक रखती है। बीच में पैडिंग के लिए सूखी घास भरती है। वो किनारों पर होल्स बनाती है और मजबूत वाइन से उन्हें बांधती है। जब वो खत्म करती है तो उसने मेरे लिए एक रूड आर्मर वेस्ट बना दिया होता है। वो उसे मेरे सिर से पहनाती है और हर नॉट खुद कसकर बांधती है ताकि कुछ लूज ना हो। फिर वो मेरे चेहरे को अपने रफ और गर्म हाथों में पकड़ती है और मेरी आंखों में देखती है। वो कहती है अगर मुझे चोट लगी तो उसे दुख होगा। मैं उसे कहता हूँ चिंता मत करो, मुझे अभी जिंदा रहना है ताकि मैं उसके लिए मीट रोस्ट कर सकूं। उसके ईयर्स हल्के से
ट्विच करते हैं और वो मुझे अपने पास खींच लेती है। डीप फॉरेस्ट एक बिल्कुल अलग दुनिया है। कैनोपी इतनी घनी है कि सनलाइट मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। हवा में नमी और पुरानी स्मेल है, जैसे गीला पत्थर और मशरूम्स। हर सरफेस मॉस से ढका है और जमीन सड़ते पत्तों की लेयर्स से नरम है। बीस्ट ईयर्ड लड़कियां यहाँ जीवित हो उठती हैं। उनके ईयर्स हर छोटी आवाज पर घूमते हैं। उनकी नोजेस हवा को पढ़ती रहती हैं, ऐसी स्मेल्स पकड़ती हैं जो मैं महसूस भी नहीं करता। बिग फ्लावर एक फ्लैटेंड ग्रास के पैच के पास झुकती है और बताती है कि हाल ही में लॉन्ग हेड डियर का हर्ड यहाँ से गुजरा है। वो ऊपर ब्रांच पर एक स्क्रैच मार्क दिखाती है और कहती है कि हाइट और बार्क पर अटकी फर का कलर कंफर्म करता है। मैं उसी ब्रांच को देखता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं दिखता। यही मुझे फर्क साफ समझ आता है। मैं वो स्मेल नहीं कर सकता जो ये करती, मैं वो सुन नहीं सकता जो ये सुनती। मैं एक टूटी लीफ देखकर नहीं बता सकता कि कौन सा एनिमल उस पर चला था, लेकिन यही टीम वर्क का पॉइंट है। ये आईज, ईयर्स और नोज है, मैं ब्रेन हूँ। अलग अलग हम अधूरे हैं, साथ में हम इस फॉरेस्ट की सबसे डेंजरस चीज। हम हर्ड को लगभग आधे घंटे तक ट्रैक करते हैं जब तक ट्रीज पतले नहीं हो जाते और सामने एक बड़ा ग्रासी स्लोप नहीं खुल जाता। आरू एक जायंट रॉक के पीछे झुकती है और मुझे भी नीचे खींच लेती है। स्टोन्स के गैप से मैं 20 से ज्यादा लॉन्ग हेड डियर को हिल साइड पर आराम से ग्रेज करते हुए गिनता हूँ। ये बड़े एनिमल्स हैं, थिक ग्रेश ब्राउन फर के साथ, और उनके सिर पर ब्रांचिंग एंटलर्स हैं। पुराने समय में ट्राइब इन्हें तब तक चेस करती थी जब तक इनके पैर जवाब न दे दें और शायद एक दो पकड़ पाते, लेकिन आज मेरे पास एक अलग आइडिया है। मैं जमीन पर स्टिक से जल्दी से प्लान ड्रॉ करता हूँ। स्लोप 3 तरफ से फॉरेस्ट से घिरा है और चौथी तरफ एक स्टीप क्लिफ है। अगर हम हर्ड को लेफ्ट से डराएं तो उनका एस्केप रूट सीधे हमारे सामने वाली लो वैली में फनल हो जाएगा। बिग फ्लावर 10 वॉरियर्स लेकर लेफ्ट साइड से घूमती है। आरू एक ग्रुप लेकर राइट गार्ड करती है। बाकी सब मेरे साथ फ्रंट में रहते हैं। जैवलिन्स रेडी। मैं सिग्नल देता हूँ। बिग फ्लावर की टीम ट्री लाइन से ऐसी दहाड़ के साथ निकलती है कि पत्ते हिल जाते हैं। डियर तुरंत पैनिक हो जाते हैं। लीड स्टैक डाउनहिल भागता है और पूरा हर्ड उसके पीछे स्टैम्पीड करता हुआ लो ग्राउंड में घुसता है। दर्जनों हूफ से जमीन कांपती है। धूल और उखड़ी घास हवा में उठती है। मैं हाथ गिराता हूँ, थ्रो। दर्जनों छोटे स्पीयर्स एक साथ हवा में जाते हैं, सीटी जैसी आवाज करते हुए, एक काली लहर की तरह। लीड स्टैक को 3 हिट्स लगते हैं और वो जमीन पर गिरकर घास पर फिसलता है। हर्ड डायरेक्शन बदलने की कोशिश में एक दूसरे से टकराता है। जैवलिन्स की बारिश होती रहती है। जब डस्ट क्लियर होती है, 7-8 डियर वैली फ्लोर पर पड़े होते हैं। उनके शरीर में हर एंगल से वुडन स्पीयर्स घुसे हुए हैं। वो ओवरसाइज्ड हेजहॉग्स जैसे लगते हैं। एक भी हंटर को स्क्रैच नहीं आया, लेकिन चीयर करने से पहले ही आरू के सफेद ईयर सीधे खड़े हो जाते हैं। उसकी नोज ट्विच करती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो मुझे पकड़कर अपने पीछे खींच लेती है। हवा में एक गंदी सड़ी हुई स्मेल फैलती है। डार्क ट्री लाइन से अगली ग्रे क्रीचर्स का एक पैक बाहर आता है। घोस्ट फेस्ड बीस्ट्स। ये बड़े डॉग्स जितने हैं, मैंजी पैची फर से ढके हुए, और उनके चेहरे ब्लैक और व्हाइट पैटर्न से भरे हैं जो ट्विस्टेड ह्यूमन एक्सप्रेशंस जैसे लगते हैं। कम से कम 30 हैं, हाफ सर्कल में फैलते हुए, हमारी किल पर नजर टिकाए हुए। उनका लीडर आगे खड़ा है, अपने जैगेड येलो टीथ दिखाते हुए, और एक शार्प मॉकिंग चीख निकालता है। पहले ट्राइब ऐसे फाइट से बचने के लिए आधा प्रे छोड़ देती थी। ये चीजें डर्टी बाइट करती हैं और वुंड्स हमेशा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कुछ यंगर लड़कियां डियर की तरफ नर्वस नजर डालती हैं, शेर छोड़ने को रेडी। आरू धीरे से मुझसे पूछती है, क्या हमें 2 दे देने चाहिए और सेफली निकल जाना चाहिए? मैं उसके पीछे से बाहर आता हूँ और कहता हूँ, नहीं, एक भी नहीं। मैं वॉरियर्स को टाइट सेमी सर्कल में अरेंज करता हूँ। फ्रंट रो लॉन्ग स्पीयर्स बाहर की तरफ पकड़कर ब्लैक पॉइंट्स की दीवार बनाती है। बैक रो थ्रोइंग जैवलिन्स पकड़ती है। पैक लीडर चीखता है और पूरा स्वॉर्म चार्ज करता है। मैं ऑर्डर लेता हूँ। बैक रो वॉली छोड़ती है, जो पहली वेव को हवा में ही पकड़ लेती है। बॉडी जमीन पर गिरती है, आर पार छिदे हुए। बाकी जो बचते हैं वो स्पीयर वॉल से टकराते हैं और स्किन तक पहुंचने से पहले ही स्क्यूवर्ड हो जाते हैं। आरू 30 मीटर दूर से भागते हुए लीडर के हाइंड लेग में स्पीयर मारकर उसे गिरा देती है। बाकी पैक बुशेस में भाग जाता है और वापस नहीं आता। हम हर डियर और हर स्कैवेंजर कॉप्स को विलेज वापस घसीट कर लाते हैं। चीफ्टन उस प्रे के पहाड़ को देखती है और उसके हाथ से बोन गिर जाता है। वो गुड 3 बार कहती है, फिर वो सबको कहती है, फायर जलाओ सबको, आज रात फीस्ट है। मैं सेलिब्रेशन के बीच खड़ा हूँ, 20 ईयर्ड लड़कियों को हंसते और रोस्टेड वेनिसन खाते हुए रोरिंग बॉन फायर्स के पास देखता हूँ। आरू अपनी टेल मेरे रिस्ट के चारों तरफ लपेटती है, मुझे सबसे अच्छा मीट का कट देती है और कहती है, खाओ, अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है। क्ले पॉटरी, ब्रॉन्ज टूल्स, टेम्ड एनिमल्स, एक असली सिविलाइजेशन। लेकिन आज रात इस वार्म और भरे पेट और खुश आवाजों के बीच ये काफी है।